हेलो स्टूडेंट्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी का बचा हुआ पार्ट कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो देखो भाई, इससे पहले आप इन वीडियोस को अगर देख लिया होगा तो अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना। फिजिक्स में आप एक कॉन्सेप्ट सुन लीजिए। किसी भी यूनिट में अगर आप स्टार्टिंग के कुछ टॉपिक्स को कमांड कर लेते हो तो उसके बाद देन ये टॉपिक्स उस चैप्टर के एक्सेस बन जाते हैं एंड आफ्टर दैट उस एक्सेस के अबाउट पूरा चैप्टर रोटेट होता है। ठीक है ना। तो अब आप देखिए, जिन टॉपिक्स को हम आज इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, इन टॉपिक्स को आप प्रीवियस कॉन्सेप्ट की हेल्प से इजीली फॉलो करोगे, क्योंकि अगर आपने पिछली वीडियोस को कमांड कर लिया, पिछले टॉपिक्स को सही से देख लिया है, इन टॉपिक्स में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। प्रीवियस टॉपिक्स को दोबारा असेंबल करेंगे और असेंबल करने के बाद आपको न्यू टॉपिक्स दिखाई देंगे। ठीक है भाई। तो अब आप देखिए, इससे पहले हम लोगों ने कंप्लीट किया था कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल्स, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन एज वेल एज मिक्स कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल्स। ओके, एंड आफ्टर दैट अब आप इसके आगे बढ़ते हैं। एक साइंटिस्ट इन्वॉल्व होते हैं इस चैप्टर के अंदर, जिनका नाम किरचॉफ है, और उन्होंने दो लॉज दिए हैं कि किरचॉफ लॉज कहलाते हैं इन द इलेक्ट्रिकल सर्किट्स। ठीक है, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स के अंदर किरचॉफ ने जो कहा है वो आप पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, लॉज के फॉर्म में नहीं, बट डिफरेंट प्लेसेस पर उस मैकेनिज्म को आप इस चैप्टर के अंदर पढ़ चुके हो। ठीक है भाई। अब आप देखें, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हमारा टॉपिक है किरचॉफ लॉज। ठीक, किरचॉफ लॉज पर आगे बढ़ते हैं। तो किरचॉफ का फर्स्ट लॉ है वो जंक्शन लॉ कहलाता है। फर्स्ट लॉ जंक्शन लॉ कहलाता है। अब सबसे पहले आप मीनिंग समझिए, जंक्शन क्या है, जंक्शन किसे कहते हैं। ठीक है, जंक्शन लॉ, जंक्शन किसे कहते हैं। जंक्शन रेलवे जंक्शन वाला मीनिंग यहाँ पर है। ठीक है। अब आप बस अड्डा, अड्डे की बात कर रहा हूँ, बस अड्डा इसको लोग गांव वाले बोलते हैं। ठीक है, वो भी एक जंक्शन है। कहीं भी कोई पार्क है, उस पार्क में लोग आते हैं जाते हैं, मीटिंग प्लेस है, वो भी एक जंक्शन है। कोई दूसरा प्लेस है जहाँ पर लोग इकट्ठे होते हैं, उसके बाद देन फिर डाइवर्ट हो जाते हैं, वो भी एक जंक्शन है। तो कोई भी मीटिंग प्लेस क्या कहलाता है, जंक्शन कहलाता है। किरचॉफ ने जो अपना जंक्शन स्टेटमेंट दिया है, उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग algebraic sum of the current at any junction will be equal to 0। अब आपने छोटे क्लास की तरह इस स्टेटमेंट को नहीं याद करना है, स्टेटमेंट को नहीं रटना है। इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, कहना क्या चाह रहे हैं, उस पर्पज पे आपको जाना है। जो वो कहना चाह रहे हैं वो आप इनिशियली चैप्टर के अंदर ओपन कर चुके हैं। ठीक है भाई। किसी भी मीटिंग प्लेस को हम लोग जंक्शन कहते हैं। तो जंक्शन लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है, एट एनी जंक्शन algebraic sum of the current will be equal to 0। ठीक है भाई। अब ये जंक्शन लॉ क्या है वो आप प्रैक्टिकली देखिए। ठीक, मैंने आपसे कहा मीटिंग प्लेस जंक्शन कहलाता है। रेलवे स्टेशन पर ट्रेन आती हैं जाती हैं, अगर आप वहां पर निकालेंगे नेट ट्रेन तो वो कितना आएगा, 0। अगर आप जंक्शन पर नेट पैसेंजर्स निकालोगे तो वो कितना आएगा, 0। जितने जाते हैं वो कहीं ना कहीं कैरी हो जाते हैं। ठीक है, वहां पर 2-4 दिन या महीने भर के लिए कोई नहीं रहता, इसलिए वो भी आपका जंक्शन ही कहलाता है। तो जंक्शन क्या हुआ है, मीटिंग प्लेस हुआ। ठीक है बच्चों, आप बहुत जल्दी से टॉपिक्स को क्रॉस कर जाते हो। ठीक है, रीजन उसके पीछे क्या होता है, फिर बाद में आप जब थर्ड चैप्टर पहुंचते हैं तो सेकंड चैप्टर गायब हो चुका होता है। ठीक है, सेकंड में जब आते हैं तो फर्स्ट गायब हो चुका होता है, जो कि बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। इसको आपने रिमूव करना है। बहुत थॉरोली पढ़ के जाइए, आसानी से ओपन कर दो टॉपिक्स पर आगे जाइए। ठीक है भाई। अब आप देखिए, जंक्शन लॉ को मैं जनरलाइज करता हूं। ठीक, अब ये आप जिस सिटी में रह रहे हैं उस सिटी का लोकल सब स्टेशन है, लोकल सब स्टेशन। इस लोकल सब स्टेशन पर करंट आती है पावर प्लांट से। ठीक, तो जो किरचॉफ का लॉ है, ये नहीं कि आप 12th के लिए रट लीजिए इसको और आपने 12th पास कर लिया, किरचॉफ लॉ भूल गए। 12th में जो आप फिजिक्स पढ़ते हैं आगे जाके आपको अप्लाई करनी है। ठीक है, तो अब आप देखिए, मैं आपके सामने कॉन्सेप्ट ला रहा हूं, दैट इज फर्स्ट लॉ, जिसके अकॉर्डिंग ये जंक्शन क्या है, आपके सिटी का लोकल सब स्टेशन। सब स्टेशन का मतलब जहां से इलेक्ट्रिसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। बट सब स्टेशन में जो करंट आती है वो किसी पावर प्लांट से आती है। अब पावर प्लांट से सप्लाई आती है, बाय द वे आपकी सिटी में 2 प्लांट से सप्लाई आती है। ठीक है, एक ये है, ये 66 केवी पावर प्लांट का नाम लिख रहा हूं। ये नरोरा पावर प्लांट है, ये आपका लोकल सब स्टेशन है, जिसको हमने जंक्शन नाम दे दिया। उसके बाद देन अब यहाँ से इस इलेक्ट्रिसिटी का, इस इलेक्ट्रिक करंट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। यहाँ पर हम इसको कंसीडर कर लेते हैं I1 और इसको कंसीडर कर लेते हैं I2। अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट करता है आपका लोकल एक्सचेंज। तो यहाँ से आप देखिए, इसने आपकी एक कॉलोनी के लिए करंट भेज दी,
उसके बाद मैंने नेक्स्ट रिलीज कर दी, उसके बाद नेक्स्ट रिलीज कर दी। यहाँ जो करंट मिली वो कितनी है, I1 I2 रिलीज हुई है I3 I4 I5। ठीक, तो अब आप देखिए कि जो आपको सामने दिखाई दे रहा है पॉइंट, ये मैंने जंक्शन कंसीडर किया है, लोकल सब स्टेशन है, दो पावर प्लांट से इसको सप्लाई मिली, इसने इसको I3 I4 I5 पे इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ये चाहकर भी इस करंट को नहीं रोक सकता, ये चाहने के बाद भी इस करंट को नहीं रोक सकता। अगर पीछे से सप्लाई कंटिन्यू है तो लोकल सब स्टेशन पर इसको नहीं रोक सकते, इसको आगे कंटिन्यू करना ही पड़ेगा। ठीक है, पब्लिक क्या करती है, जब लाइट जाती है तो लोकल, ठीक है, जो भी स्टाफ होता है उसको परेशान करते हैं। लोकल स्टाफ की गलती सिर्फ इतनी होती है कि अगर कहीं फॉल्ट है, कहीं तार टूटा हुआ है, वो सही नहीं कर रहे हैं तो उनका फॉल्ट है। बट अगर सप्लाई पीछे से डिसकंटिन्यू है तो वो जनरेट नहीं कर सकते, और पीछे से कंटिन्यू है तो वो कट नहीं कर सकते, उनको आगे सप्लाई देनी ही पड़ेगी, क्योंकि जंक्शन पर हम करंट को स्टोर नहीं कर सकते। अब यहाँ पर अगर आप इसकी इक्वेशन लिखते हैं तो उसके अकॉर्डिंग I1 और I2 हमने रिसीव की है और हमने रिलीज की है I3 I4 I5। ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं, अब ये अलजेब्रिक सम 0 के इक्वल आएगा। मैथमेटिकली आप इसको लिख सकते हैं I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3 प्लस I4 प्लस I5। ठीक है भाई, आने वाली करंट और जाने वाली करंट आपस में इक्वल होती है। ये किरचॉफ ने अपने फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा है कि किरचॉफ फर्स्ट लॉ कहलाता है, इसको जंक्शन लॉ भी कहते हैं, दैट इज कॉल्ड जंक्शन लॉ। आगे ऐसा हो सकता है जो I5 करंट है, वो I5 किसी छोटे सिटी में पहुंच गई, छोटे सिटी में पहुंचने के बाद यहां पर एक जंक्शन और क्रिएट हो सकता है। ठीक है, और यहां पर एक जंक्शन क्रिएट हो सकता है, उसके बाद इस I5 को आगे फिर 3 ब्रांचेस में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। ठीक है, यहां पर एक जंक्शन क्रिएट हुआ और यहां पर करंट रिलीज हुई I6 I7 I8। ठीक, अब जंक्शन एक नहीं, जंक्शन कई सारे बन सकते हैं। ये डिस्ट्रीब्यूशन का सिलसिला पावर प्लांट से स्टार्ट हो जाता है और ये सब चलता रहता है। उसके बाद देखिए I5, इस ब्रांच को अगर हमने कंसीडर किया, इस ब्रांच पर I4 है, इस ब्रांच पर I5 है, तो अब आप देखिए I4 डिवाइड हुई I6 I7 I8 में। यहां पर अगर आप लगाओगे तो रिजल्ट आएगा I4 इज इक्वल टू I6 प्लस I7 प्लस I8। ठीक, उसके बाद हो सकता है I8 पर एक जंक्शन बन जाए, उसके बाद I8 इसको बहुत सारी ब्रांचेस में डिवाइड कर दे। ठीक, यहां पर हो सकता है जंक्शन क्रिएट हो जाए, ये कंटिन्यूटी बनी रहती है, बट किसी भी जंक्शन पर अलजेब्रिक सम कितना होगा, 0, जितनी करंट आएगी उतनी रिलीज हो जाएगी। इट इज द किरचॉफ फर्स्ट स्टेटमेंट। सिर्फ रटना नहीं है, इसका मीनिंग आपको समझ में आ चुका होगा, ये किरचॉफ लॉ कहलाता है। अब 2 नंबर में सीबीएसई या कोई बोर्ड आपको क्वेश्चन कर सकता है, जिसके अकॉर्डिंग यहां पर उन्होंने अमाउंट ऑफ करंट दे दिया। ठीक, 2 जगह करंट दे दी, एक जगह बेसिक कर दी और आपसे पूछ लिया यहां पर अमाउंट ऑफ करंट बताइए। आप अपना जंक्शन लॉ अप्लाई करिए और उसके बाद इक्वेशन बनाइए, इक्वेशन बनाने के बाद आप उस करंट को एवेल्युएट कर दीजिए। बेसिक सा क्वेश्चन 2 मार्क्स में क्रिएट होता है। यहां कह दूंगा 6 एंपियर, यहां पर 8 एंपियर, यहां रिलीज हो गई 2 एंपियर, यहां रिलीज हो गई 4 एंपियर, यहां एक अननोन करंट है, उसकी वैल्यू बताओ। ठीक है, आप क्या करेंगे, ये प्लस ये इज इक्वल टू ये प्लस ये, जो अननोन वैल्यू है उसको अलग कर दीजिए, आपको वैल्यू मिल जाएगी। ठीक, 2 नंबर में एक छोटा सा न्यूमेरिकल क्रिएट होता है, आप लोग कर सकते हो। किरचॉफ फर्स्ट स्टेटमेंट कंप्लीट होता है। मैंने आपसे कहा कि ये सब चीजें यहां पर लिखी गई हैं, वो आप पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। जैसे मैंने आपको बताया हुआ है, फर्स्ट यूनिट अभी हमने इंट्रोड्यूस नहीं किया है, बट सुन लीजिए। चार्ज इज जस्ट लाइक द लिक्विड, जैसे लिक्विड फ्लो करता है वैसे ही चार्ज फ्लो करता है। ठीक है, और चार्ज को इमेजिन करिए हमेशा लिक्विड फॉर्म में। अब आप चार्ज को लिक्विड फॉर्म में इमेजिन कर रहे हैं, तो लिक्विड अगर किसी हाइट पे ले जाना है तो मोटर यूज करते हो, और मोटर की जगह हम लोग सेल यूज करते हैं, सेल यूज करते हैं। अब अगर आगे किसी पाइपलाइन को ब्रांच लाइन मिलती है तो लिक्विड उतने ही पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, आपने इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में देखा है, ये करंट आ रही है, किरचॉफ लॉ को हटा देता हूं मैं, और उसके बाद मैंने यहां पर ये रेजिस्टेंस लगा दिए। अब रेजिस्टेंस लगा दिए, उसके बाद ये करंट I है, इसको लिख दिया I1 I2 I3। इसका मतलब अगर हम आपसे पूछें इसमें I कितना होगा, तो अब आप कहेंगे I1 प्लस I2 प्लस I3 I के इक्वल होगा। ये आप इस चैप्टर के अंदर इंट्रोड्यूस कर चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर किरचॉफ ने इसको स्टेटमेंट फॉर्म दे दिया है, जो किरचॉफ का फर्स्ट लॉ कहलाता है।
ठीक है, बट मीनिंग आप खुद देख लो इस टाइप के क्वेश्चंस, ठीक। I1 I2 I3 ये करंट है, सीरीज में आपने पैरेलल में आपने रेजिस्टेंस को लगा दिया, जो मेन करंट जाएगी वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होगी। सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपने करंट को डिवाइड किया है, और करंट जिस कॉन्सेप्ट से डिवाइड हुई है वही कॉन्सेप्ट आपका यहां पर अप्लाई हो रहा है, दैट इज द किरचॉफ्स फर्स्ट स्टेटमेंट, ठीक। तो अब सीधे सीधे एक लाइन पर डिपेंड नहीं रहना है कि अलजेब्रिक सम ऑफ द करंट एट एनी जंक्शन विल बी इक्वल टू 0। सब तरफ से अच्छे से समझ लीजिए इस सेंटेंस का मतलब क्या है, और वो आपको क्लियर हो चुका होगा। ये किरचॉफ का फर्स्ट स्टेटमेंट कहलाता है। उसके बाद देन अब हम आगे बढ़ते हैं किरचॉफ की नेक्स्ट स्टेटमेंट पे, जो किरचॉफ का सेकंड लॉ कहलाता है, लूप लॉ कहलाता है, ठीक है। किरचॉफ का सेकंड लॉ और लूप लॉ, ठीक। हम ऑलरेडी फिर आपसे कह रहे हैं, हम ऑलरेडी उसके कॉन्सेप्ट डिस्कस कर चुके हैं, जिसको आप लूप लॉ की फॉर्म में हम आपके सामने बोलने वाले हैं। देखिए भाई, किरचॉफ का सेकंड स्टेटमेंट क्या है? किरचॉफ का सेकंड स्टेटमेंट उससे पहले जब हमने आपके सामने इंट्रोड्यूस किया, मैं याद दिला रहा हूं आपको, हमने आपके सामने इंट्रोड्यूस किया था सेल का ईएमएफ, ठीक। एंड आफ्टर दैट जब सेल को इंट्रोड्यूस किया था कि सर्किट में, इन दिस कंडीशन मैंने आपसे कहा था कि जब सेल सर्किट में आता उसके बाद जो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी है जिसको ईएमएफ कहते हैं, अपने पूरे सर्किट में डिफरेंट रेजिस्टेंसेस के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करता है। अगर हम इस पूरी एनर्जी को जो डिफरेंट प्लेसेस पर डिस्ट्रीब्यूट किया है इसको पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। अगर हम पूरे सर्किट के पोटेंशियल डिफरेंस को प्लस कर देते हैं तो वो सेल का ईएमएफ हो जाता है, ठीक है। ये हमने ईएमएफ जब आपको एक्सप्लेन किया था तभी बताया था। अब किरचॉफ ने अपने सेकंड स्टेटमेंट में ये बात कह दी है, जो कि किरचॉफ का सेकंड लॉ या लूप लॉ कहलाता है। मैं आपके सामने बोल रहा हूं और उसके बाद देखिए कितनी सिमिलरिटी है। अकॉर्डिंग टू किरचॉफ सेकंड स्टेटमेंट और किरचॉफ लूप लॉ, algebraic sum of the EMF of the circuit will be equal to the algebraic sum of the potential difference of the circuit in any closed loop or closed circuit। अगर क्लोज सर्किट और क्लोज लूप नहीं होगा तो करंट ही फ्लो नहीं करेगी। ओपन सर्किट है, कहीं सर्किट कट है तो उसको ओपन सर्किट कहते हैं, करंट ही फ्लो नहीं करेगी। अब क्लोज सर्किट में ही करंट फ्लो करती है, अब करंट फ्लो कर रही है, इन दिस कंडीशन algebraic sum of the EMF of the circuit will be equal to algebraic sum of the potential difference of the circuit। दोनों कॉन्सेप्ट में, दोनों में कितनी सिमिलरिटी है? दोबारा बोल रहा हूं, जब सेल सर्किट में आता है उसके बाद जो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी है ये डिफरेंट प्लेसेस पर डिस्ट्रीब्यूट करता है। किन्हीं दो प्लेसेस के बीच जो एनर्जी होती है उसको पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। अगर हम पूरे सर्किट के पोटेंशियल डिफरेंस को ऐड करते हैं दैट इज द ईएमएफ ऑफ द सेल, ओके। अब अगर किसी सर्किट में मोर देन वन सेल लगे हुए हैं तो उस कंडीशन में ईएमएफ प्लस होते हैं, ठीक। कब माइनस होते हैं, कब प्लस होते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स आप पढ़ चुके हो पिछले वीडियोस के अंदर। किरचॉफ ने अपने सेकंड स्टेटमेंट में कहा है, जिसके अकॉर्डिंग फिर सुन लीजिए, इन एनी क्लोज्ड लूप और क्लोज्ड सर्किट द अलजेब्रिक सम ऑफ द ईएमएफ ऑफ द सर्किट विल बी इक्वल टू द अलजेब्रिक सम ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सर्किट, राइट। या फिर इन एनी क्लोज्ड लूप और क्लोज्ड सर्किट the algebraic sum of the EMF of the circuit will be equal to the algebraic sum of the product of current and resistance of the circuit, that is V is equal to IR। कॉन्सेप्ट वही होता है, मैं लिखता हूं आपके सामने, सिग्मा E is equal to सिग्मा V, algebraic sum of EMF is equal to algebraic sum of potential difference। अगर आप इसको लिखते हो सिग्मा E is equal to सिग्मा IR, बात तो वही है। आई और आर की मल्टीप्लिकेशन को क्या कहते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। तो दोनों चीजें एक ही बात कह रही हैं, दोनों सेंटेंसेस एक ही बात कह रहे हैं कि किरचॉफ का सेकंड स्टेटमेंट कहलाता है। अब सेकंड स्टेटमेंट रट लिया, उसको अप्लाई नहीं किया कि इसका मतलब क्या है, ठीक है। मतलब मैं आपको जनरलाइज करके बता चुका कि सेकंड स्टेटमेंट क्या है। अब इस सेकंड स्टेटमेंट को हम डायग्राम पर लाते हैं, और डायग्राम पर अगर आपने सेकंड स्टेटमेंट अप्लाई करना है तो कैसे अप्लाई करना है वो आप देखिए। एक सिंपल सा डायग्राम मैं बनाता हूं, किरचॉफ सेकंड स्टेटमेंट पर न्यूमेरिकल, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चंस का नंबर पेपर में बढ़ा है तो क्वेश्चन का नंबर जब पेपर में बढ़ा है तो जैसे ही नंबर बढ़ता है क्वेश्चंस की फॉर्मेट मतलब सॉल्यूशन छोटा होता जाता है, ठीक। किरचॉफ का सेकंड स्टेटमेंट का जो न्यूमेरिकल है वो थोड़ी सी लेंथ लिए होता है, ठीक है। अब ये अगर 2 स्टेप का, 3 स्टेप का, अगर 2 चैम्बर का भी है, 2 चैम्बर का थोड़ा टाइम टेकिंग हो जाता है न्यूमेरिकल, इसलिए पेपर से नियर अबाउट एलिमिनेट हो चुका है। नीट के क्वेश्चंस नीट के पेपर में भी नहीं होगा, अगर ये होगा तो जेईई में हो सकता है, और सीबीएसई बोर्ड में भी इसके चांसेस नेग्लिजिबल रहते हैं, इसके किरचॉफ सेकंड लॉ के न्यूमेरिकल, ठीक। तो अब स्ट्रेस दीजिए जो बच्चे
जेई में जाना चाह रहे हैं, बहुत आराम से करिए, आपको जरूरत है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स सर्किट्स के लिए करना है, नीट के बच्चों को 2 क्वेश्चंस करने के बाद आगे बढ़ जाना है, अपना टाइम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के लिए देना। बोर्ड के लिए भी ठीक है, बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं है, तो 100% की तैयारी कर रहे हैं फाइट कर सकते हैं। ठीक है, पर 100% की नहीं, 99% की तैयारी करिए। ठीक है, 100% की तैयारी जो है कभी कोई प्रॉब्लम नहीं जाती है। ठीक, तो अब आप देखिए 99 1% को छोड़ दीजिए, थोड़ा टेंशन कम होता है। ठीक है, टेंशन कम होता है, 100% के चक्कर में टेंशन बढ़ता। ठीक, तो अब आप देखिए मैं अप्लाई करता हूं किरचॉफ का सेकंड स्टेटमेंट डायग्राम पर। 2 चैम्बर्स का एक डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, इस सेल का नाम रखते हैं E1, इस सेल का नाम रखते हैं E2, इस रेजिस्टेंस का नाम रखते हैं R1, इसका नाम रखते हैं R2। इसके साथ एक सर्किट और जोड़ देते हैं। ठीक है, और इस रेजिस्टेंस का नाम रखते हैं R3। ठीक है, रेजिस्टेंस है R3। अब आप देखिए R1 R2 R3 सेल के साथ हमने इंटरनल रेजिस्टेंस इंट्रोड्यूस नहीं किया। अब ये 2 चैम्बर्स का आपके सामने 2 चैम्बर्स का 2 लूप बनना है इस डायग्राम के अंदर। तो अब आप देखिए 2 चैम्बर्स का डायग्राम हमने आपके सामने बनाया है। ठीक, पहले वाले कॉन्सेप्ट ये नहीं कि आप किरचॉफ का सेकंड लॉ पढ़ रहे हैं तो पहले वाले कॉन्सेप्ट को भूल जाइए। पहले कॉन्सेप्ट क्यों पढ़ाए गए हैं? क्योंकि मैंने आपसे कहा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के अंदर उनकी जरूरत पड़ती है, उनकी एप्लीकेशन होती है। यहां पर आप देखिए ये 2 क्लोज लूप बने हैं, ये फर्स्ट और ये सेकंड। किरचॉफ का सेकंड स्टेटमेंट, इसको लूप लॉ कहते हैं, हम अप्लाई कर रहे हैं किसमें? इन द लूप फर्स्ट। तो अब आप इस डायग्राम को अगर आप देख रहे हैं वीडियो, ठीक है, जब भी देखेंगे आप इसको गौर से देखिए डायग्राम को। उसके बाद देन देखिए इसने जो करंट रिलीज की है I1 और इसने रिलीज की है I2। अब आप देखिए I1 I2 इस ब्रांचेस पर करंट है। अब इन ब्रांचेस पर करंट I1 I2 है। आप देखिए यहां तो देखने में ऐसा लग रहा है कि सेम डायरेक्शन में जा रही है। अगर हम सिर्फ क्लोज लूप 1 की बात करेंगे तो आप मानिए क्लोज लूप 1 यहां पर कंप्लीट हो रहा है। अगर क्लोज लूप 1 यहां पर कंप्लीट हो रहा है तो अगर इन दोनों करंट्स I1 I2 को ये रास्ता ना दिया जाए, ये रास्ता ब्लॉक कर दिया जाए, तो उस कंडीशन में फिर ये दोनों आमने सामने आएंगी। इसका मतलब करंट की डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। ठीक है, अब करंट की डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी तो हमने आपको पहले ही पढ़ाया है कि जब 2 सेल सर्किट में होते हैं और उनकी डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है उस कंडीशन में ईएमएफ क्या होते हैं? माइनस होते हैं। यहां पर अगर आपने लिखना है स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू किरचॉफ सेकंड लॉ तो भी आपके सामने जो इक्वेशन आएगी फॉर द क्लोज्ड लूप फर्स्ट वो क्या आएगी? देखिए E1 minus E2 is equal to I1 R1 minus I2 R2। ठीक, और लिख सकते हो आप E2 minus E1 is equal to I2 R2 minus I1 R1। किसी भी तरीके से आप इस रिजल्ट को लिख सकते हो। दैट इज क्लोज लूप 1 के लिए किरचॉफ का सेकंड स्टेटमेंट आपने अप्लाई कर दिया। ठीक है, ये आपके पास इक्वेशन है। ठीक, क्लोज लूप में आपको सिर्फ इस कंसीडर करना है, नीचे वाले लूप को कंसीडर नहीं करना। ठीक है भाई, अब आपने किरचॉफ सेकंड लॉ अप्लाई करना है, सेकंड लॉ अप्लाई करना है क्लोज लूप 2। तो क्लोज लूप 2 में आप देखिए एक ही सेल इन्वॉल्व हो पाएगा, एक ही सेल इन्वॉल्व हो पाएगा रेजिस्टेंस के R3 पर। बट मैंने आपसे कहा कि जब ये रास्ता ब्लॉक है तो I1 और I2 दोनों करंट्स, I1 और I2 दोनों करंट अपोज कर रही थी। जैसे ही इनको डाउन लेवल मिल जाएगा, डाउन लेवल मिलने पर अभी क्यों अपोज करेंगे? बिल्कुल वैसे जैसे कि ये पानी आ रहा है यहां से और ये आ रहा है यहां से। अब आगे यहां पर इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, यहां टकराएगा। बट अगर नीचे इनको रास्ता मिल जाता है तो ये डाउन लेवल में चला जाएगा। तो सेम है कि I1 और I2 अगर ये रास्ता ब्लॉक है तो ये आपस में अपोज कर रही है। जैसे इनको डाउन लेवल मिल जाएगा, यहां पर जो करंट क्रिएट होगी इसको हम I3 कहेंगे। I3 क्या हो जाएगी? I1 और I2 का एडिशन हो जाएगा। यहां पर ये I1 अमाउंट है और ये I2 अमाउंट है, कि किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? दोनों ऐड होकर यहां पर आ जाएंगी और ये अमाउंट I3 में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आप क्लोज लूप 2 के लिए किरचॉफ स्टेटमेंट लिखते हैं तो इसमें सेल कौन सा कंसीडर होगा? E2 और I2 और I3 की डायरेक्शन सेम हो जाएगी। अब I2 और I3 की डायरेक्शन सेम हो जाएगी। इन दिस कंडीशन बाय द किरचॉफ सेकंड लॉ यहां पर इक्वेशन आएगी E2 is equal to I2 R2 plus I3
R3, I2 R2 प्लस I3 R3। अब यहाँ पर I3 की वैल्यू आप पुट करोगे, ठीक है, तो I3 होगा I1 प्लस I2, ठीक, I3 होगा I1 प्लस I2। इसके अंदर ये दोनों करंट आप देखिए फिजिकली यहाँ पर ऐड हो रही हैं। आप जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इन दिस कंडीशन I3 की वैल्यू I1 प्लस I2 में कन्वर्ट करेंगे तो ये इक्वेशन आपकी I1 I2 में कन्वर्ट हो जाएगी। उसके बाद देन इनमें से जो भी रिजल्ट आपने बनाया दोनों को अलजेब्रिक फॉर्म में करने के बाद सिंपलीफाई कर दोगे। अगर हम आपसे करंट की वैल्यू पूछेंगे, अगर सेल का ईएमएफ गिवन है, रेजिस्टेंस गिवन है, तो उस कंडीशन में I1 I2 I3 एवेल्युएट हो सकती हैं इन दो इक्वेशंस के सिंपलीफिकेशन के बाद। ये आपके सामने किरचॉफ सेकंड स्टेटमेंट आता है, ठीक, किरचॉफ के लॉज कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है, जिसका जंक्शन लॉ नाम है वो फर्स्ट लॉ है और लूप लॉ कहलाता है सेकंड लॉ, ठीक है भाई। अब आप देखिए किरचॉफ लॉ पढ़ चुके हो, ये कहीं ना कहीं आगे आपकी हेल्प करने वाला है, ठीक है। मैंने आपसे कहा ना कि पहले के कॉन्सेप्ट हमारे आगे जाके हेल्पर बन जाते हैं, ठीक। किरचॉफ स्टेटमेंट कंप्लीट होते हैं, यहां से आपको क्लियरिटी मिल जाएगी अच्छे से। अब हम आगे बढ़ते हैं, किरचॉफ के बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट इन्वॉल्व होते हैं जिनका नाम है व्हीटस्टोन, और उन्होंने ब्रिज बना डाला जिसका नाम है व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक। हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक। व्हीटस्टोन ने एक ब्रिज बनाया है, ठीक है। उस ब्रिज के अंदर रेता, बजरी, सीमेंट, सरिया इन्वॉल्व नहीं हुई है, बट उस ब्रिज के अंदर रेजिस्टेंसेस इन्वॉल्व हुए हैं। और जो ब्रिज बनाया है उसका नाम बताया मैंने व्हीटस्टोन, ठीक, इनका ब्रिज है और उसको कहते हैं आप कंप्लीट प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। तो अब क्या प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज का, आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है भाई। तो देखो भाई प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज क्या कहता है। देखिए अब यहां पर हम यूज कर रहे हैं 4 एसेंसेस, ये यूज किए हैं व्हीटस्टोन में, ठीक है। इनको अप्लाई कर रहे हैं पैरेललोग्राम की फॉर्म में, ठीक है, पैरेललोग्राम फॉर्म हो गया। उसके बाद देन इसकी एक डायगोनल पर गैल्वेनोमीटर, उसके बाद देन एक डायगोनल पर सेल, ठीक, नेमिंग कर लेते ए बी सी डी। अब ये रेजिस्टेंस के नाम जो मर्जी रख लीजिए, पी क्यू आर एस, फिलहाल तो वही रख देते हैं जो वेल नोन है। अब पी क्यू आर एस, अब देखिए यहां से करंट स्टार्ट होती है, अगर किरचॉफ लॉ ना भी अप्लाई करो तो सीधे सीधे ये मैकेनिज्म आपको पता है। यहां से जो करंट स्टार्ट होगी आई, इसको दो ब्रांचेस मिलती हैं, ये दो पार्ट्स में डिवाइड होगी, I1 एंड I2, दो रास्ते मिलेंगे। ये पाइपलाइन है, इस पाइपलाइन से लिक्विड चला, इस लिक्विड अगर दो पाइपलाइन मिलती हैं, दो पाइपलाइंस में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब कैसे डिवाइड होगा, ये पाइपलाइन की मोटाई पे डिपेंड करेगा कि उसके अंदर क्रॉस सेक्शन कैसा, उसके अकॉर्डिंग एंटर करेगा। यहां पर ये डिपेंड करेगा रेजिस्टेंस और पोटेंशियल डिफरेंस के अकॉर्डिंग, ठीक। तो अब आप देखिए I1 I2 एंटर करती है, ठीक। यहां देखिए जहां गैल्वेनोमीटर है उसमें करंट एंटर नहीं करती है, क्वेश्चन में आप लगता है क्यों नहीं करती है। I1 यहां से पास होगी और I2 अंडरग्राउंड पास हो जाएगी यहां से, बट इस रास्ते को दोनों करंट छोड़ देती हैं। ये दोनों करंट क्यों छोड़ती हैं, ये कॉन्सेप्ट तैयार किया व्हीटस्टोन ने, ठीक है, जिसको प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज कहते हैं। सबसे पहले कोई आपसे पूछे व्हाट इज व्हीटस्टोन ब्रिज, आप आंसर देंगे व्हेन 4 रेजिस्टेंसेस आर जॉइंट इन द फॉर्म ऑफ पैरेललोग्राम, कॉम्बिनेशन ऑफ दीज रेजिस्टेंसेस इज कॉल्ड ब्रिज, ठीक है। अगर 4 रेजिस्टेंसेस को आप ज्वाइन करते हैं इन द फॉर्म ऑफ पैरेललोग्राम, ये कॉम्बिनेशन ब्रिज कहलाता है। इस कॉम्बिनेशन के अंदर 3 रेजिस्टेंसेस नोन है और 4th रेजिस्टेंस अननोन है। अब जैसे ही ब्रिज बैलेंस होता है, ब्रिज बैलेंस होते ही अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको पता लग जाती है। अब ब्रिज बैलेंस कैसे होता है, ब्रिज की बैलेंसिंग कंडीशन क्या है, ब्रिज बैलेंस क्या होता है, बैलेंस कैसे किया व्हीटस्टोन ने, ठीक है, वो कॉन्सेप्ट आपके सामने, कॉन्सेप्ट आप चैप्टर के अंदर पढ़ चुके हो, ठीक है भाई। थोड़ा सा अपनी डेली लाइफ के अकॉर्डिंग, डेली लाइफ में भी साइंस को अपने चारों तरफ देखिए, ठीक है। आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है, स्विचेज हैं, बोर्ड्स हैं, हाथ मत लगाइए जब तक इनकम्प्लीट नॉलेज है
इलेक्ट्रीशियन से ही काम करने दीजिए, बट उसके बारे में थोड़ी क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। जो आप किरचॉफ लॉ एज वेल एज इलेक्ट्रिसिटी हम लोग पढ़ रहे हैं, प्रैक्टिकल कुछ नहीं करना है घर में, ओपन कह रहा हूं मैं आपसे, ठीक है भाई, क्योंकि वो एसी है, अल्टरनेटिंग करंट है, अल्टरनेटिंग। अब इस समय हम लोग डीसी पढ़ रहे हैं, सेल से जो करंट मिलती है वो डीसी है, घर में जो फ्लो कर रही है वो अल्टरनेटिंग करंट है। भाई बहुत डेंजर है। फोर्थ यूनिट में अल्टरनेटिंग करंट के बारे में डिस्कस करेंगे, उससे आपने बिल्कुल भी पंगा नहीं लेना है, ओके। तो घर में जो करंट है उसके साथ कुछ नहीं, ठीक। अब आप देखें यहाँ पर सेल से डीसी मिलती है, डीसी के तार को छूते रहिए, कोई नुकसान नहीं होने वाला है, बट घर के अंदर जो आ रही है वो एसी है। बार बार रिपीट कर रहा हूं, कोई गलती ना कर बैठे, ठीक है भाई। तो अब आप देखें यहाँ पर ये ब्रिज तैयार किया व्हीटस्टोन ने, और उसको बैलेंस कैसे किया मैं आपको बताता हूं, ठीक है। अगर वाटर फ्लो, आपने कहीं वाटर फ्लो कर रहा है, तो वाटर फ्लो करता है फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल। सेम कंडीशन चार्ज के साथ है, चार्ज फ्लो करता है, चार्ज से ही इलेक्ट्रिक करंट बनी है, चार्ज फ्लो करता है फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। अब हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ चार्ज फ्लो करता है, ठीक है। आपके घर में वोल्टेज आ रहा है, अगर न्यूट्रल निकाल देंगे तो उस कंडीशन में आप अपने घर में वोल्टेज बढ़ाते रहिए, कोई भी डिवाइस ऑपरेट नहीं होगी। न्यूट्रल का मतलब लो वोल्टेज वाला पाथ आपने काट दिया, लो वोल्टेज वाला पाथ आपने कट कर दिया, तो चार्ज कैसे फ्लो करेगा? फ्लो ही नहीं करेगा। आप वोल्टेज बढ़ाते रहिए, एक तरफ आप वोल्टेज बढ़ाते रहिए, कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। इलेक्ट्रिशियन आएगा, वो कहेगा आपका न्यूट्रल हटा हुआ है, जब आपका न्यूट्रल हटा हुआ है तो कुछ नहीं होने वाला है। तो लो पाथ, जब तक लो पोटेंशियल नहीं मिलता, चार्ज फ्लो नहीं करता है, और चार्ज के फ्लो से ही आपकी इलेक्ट्रिक करंट सेटअप हुई, ठीक। तो अब किसी भी सर्किट में अगर दो पॉइंट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो करंट फ्लो नहीं करेगी। अगर दो पॉइंट्स के बीच आप पोटेंशियल सेम कर लेते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाएगा। जो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाएगा, इन दिस कंडीशन उस पाथ में करंट फ्लो नहीं करेगी, ठीक। देखिए ब्रिज ने, ठीक है, ब्रिज बनाया है व्हीटस्टोन ने, इन्होंने अपना एपेरेटस इस तरीके से सेटअप किया, और सेटअप करने के बाद हम लोग इसको आधा घंटे में पढ़ लेते हैं, इनको महीनों लगे होंगे इसको सेटअप करने में, ठीक। अब आप देखिए ये 4 रेजिस्टेंसेस हैं P Q R S, इन्होंने इन रेजिस्टेंसेस की वैल्यू को ऐसे एडजस्ट किया। आपके पास फार्मूला है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग P IR। अगर हमारे पास R हाथ में है, वेरिएबल है, इसको हम वेरी करा सकते हैं, तो I अगर कांस्टेंट है, R को वेरी करा सकते हैं, तो R को वेरी करा के हम अपनी मर्जी का पोटेंशियल मेजर कर सकते हैं। इन्होंने वही किया, इन रेजिस्टेंसेस की वैल्यू को, जो 3 रेजिस्टेंसेस नोन है, उनकी वैल्यू को ऐसे एडजस्ट किया जिससे कि B और D और पॉइंट पर पोटेंशियल सेम हो जाता है। जब B और D पॉइंट पर पोटेंशियल सेम हो जाता है, इन दिस कंडीशन इस ब्रांच पर पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाता है? जीरो। जब इस ब्रांच पर पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाता है, इन दिस कंडीशन जो कॉर्नर साइड्स के रेजिस्टेंसेस का रेशियो है वो नेक्स्ट कॉर्नर साइड्स के रेजिस्टेंसेस के रेशियो के इक्वल हो जाता है, और ये ब्रिज की बैलेंसिंग कंडीशन कहलाती है, ठीक है। इन 3 नॉन, इस ब्रिज के अंदर इन्होंने जब असेंबल किए थे 4 रेजिस्टेंसेस, इनमें 3 की वैल्यू इनके पास थी, 4th अननोन था। इन 3 की वैल्यू को ऐसे एडजस्ट किया जैसे कि B और D पॉइंट पर पोटेंशियल सेम हो जाता है, और इस पॉइंट पर पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाता है। इस पॉइंट पर जब पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाएगा, तो मैंने अभी आपसे कहा कि पोटेंशियल डिफरेंस जिस ब्रांच में जीरो होता है, करंट इस पाथ को फॉलो नहीं करेगी, और गैल्वेनोमीटर कोई करंट शो नहीं करेगा। इन दिस कंडीशन I1 यहां से गुजरेगी और I2 यहां से गुजरेगी, इस पाथ को दोनों ही छोड़ देती हैं। ये कहलाती है बैलेंसिंग कंडीशन ऑफ द ब्रिज। जैसी बैलेंसिंग कंडीशन आती है, जो एडजेसेंट साइड्स हैं इस पैरेललोग्राम की, उनका रेशियो आपस में इक्वल हो जाता है, ठीक। इन द बैलेंसिंग कंडीशन ऑफ द ब्रिज, द कॉर्नर साइड्स का रेजिस्टेंस का रेशियो क्या हो जाता है? इक्वल हो जाता है, ठीक है। अब मैं आपके सामने कंबाइंड बोलता हूं, ठीक, कंबाइंड करके बोलता हूं ये सब हुआ क्या, ठीक। When 4 resistances are joined in the form of parallelogram, 3 of them are known and 1 unknown. Combination of these resistances is called bridge. Value of these resistances is so adjusted such that the potential difference on the one diagonal of the parallelogram will become zero. In this condition, ratio of 2 adjacent sides of the parallelogram will be equal to the ratio of 2 another adjacent sides of the parallelogram. It is called balancing condition of the bridge, ठीक। उस कंडीशन में कॉर्नर साइड्स के रेजिस्टेंस का रेशियो नेक्स्ट कॉर्नर साइड्स के रेजिस्टेंस के रेशियो हो जाता है, और ये ब्रिज की बैलेंसिंग कंडीशन कहलाती है।
दैट इज P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। अब ये P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S कह दिया आपने ओरल, इसको आपने प्रूफ करने को आपसे कहा जाए, ठीक है। तो मैंने आपसे कहा प्रूफ करने को कहा जाए। बोर्ड में क्वेश्चन डिस्कस हुआ है कई बार। ऑब्टेन द बैलेंसिंग कंडीशन ऑफ द व्हीटस्टोन ब्रिज यूजिंग किरचॉफ सेकंड लॉ। तो मैंने कहा किरचॉफ का सेकंड लॉ काम आ गया ना, ठीक। किरचॉफ सेकंड लॉ, ऑब्टेन द बैलेंसिंग कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज यूजिंग किरचॉफ सेकंड स्टेटमेंट। जैसे ही किरचॉफ का सेकंड स्टेटमेंट आपके हाथ में आया, इसकी बैलेंसिंग कंडीशन उसी की हेल्प से आपको दो स्टेप्स के अंदर मिल जाएगी, ठीक है। जब ये ब्रिज बैलेंस होता है तो आप देखिए फार्मूला P अपॉन Q, कॉर्नर साइड्स का रेशियो आपस में इक्वल है, ठीक। अब अगर इसकी बैलेंसिंग कंडीशन लानी है तो किरचॉफ लॉ आपकी हेल्प कर देगा, ठीक। कैसे करेगा देखिए भाई, हम गेन करते हैं बैलेंसिंग कंडीशन ऑफ द ब्रिज यूजिंग किरचॉफ सेकंड स्टेटमेंट। अभी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है कि B और D पॉइंट पर पोटेंशियल सेम है और डिफरेंस कितना है, 0, डिफरेंस 0 है। अब आप देखिए अगर हम क्लोज सर्किट कंसीडर करते हैं A B D A, इन द क्लोज सर्किट A B D A, ठीक, A B D A, इसमें आप देखिए I1 और I2 और I2 जब आगे बढ़ेंगे तो सिर्फ इस सर्किट की बात कर रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में आ गई। जब अपोजिट डायरेक्शन में आ गई तो अब आप देखिए I1P माइनस I2R, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 0 है। दैट इज I1P इज इक्वल टू I2R, फर्स्ट रिजल्ट। अब अगर आप क्लोज सर्किट B C D B की बात करते हैं, क्लोज सर्किट B C D B, क्लोज सर्किट B C D B की बात करेंगे तो उस कंडीशन में आप देखिए अगर इसको क्लोज कंसीडर कर लिया, ये पाथ नहीं आगे, तो I1 I2 फिर टकराएंगे, जब टकराएंगे तो फिर डिफरेंसेस माइनस होंगे, I1Q माइनस I2S, यहां पर डिफरेंस 0 है, इज इक्वल टू 0, I1Q इज इक्वल टू I2S, सेकंड रिजल्ट। डिवाइड कर दीजिए फर्स्ट को सेकंड से, तो I1P अपॉन I1Q इज इक्वल टू I2R अपॉन I2S, you cancel out, that is P upon Q is equal to R upon S, P upon Q is equal to R upon S, कॉर्नर साइड्स का रेशियो आपस में इक्वल आ गया, ठीक है। अब अगर आप इसको लिख दें P upon R is equal to Q upon S तो भी ठीक है, P upon R is equal to Q upon S, यानी एनी कॉर्नर साइड्स का रेशियो आपस में इक्वल आएगा। कब, जब ब्रिज बैलेंस होगा। It is the balancing condition of the Wheatstone bridge using Kirchhoff's second law. ओके, तो अब आप देखिए प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज कंप्लीट होता, ठीक है। इनको 6 महीने लगे होंगे इस काम को करने में, आपने इसको 15 मिनट में कर डाला, ठीक है भाई। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज हमारा कंप्लीट होता है। चैप्टर की एंडिंग में हम लोग आ चुके हैं, चैप्टर की एंडिंग में आ चुके हैं, ठीक है भाई। उसके बाद देन नेक्स्ट टॉपिक आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अब आप देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक हम ऐड कर देते हैं आज यूनिट के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट छोटा सा टॉपिक है बट बहुत वैल्यूएबल है, आगे इसकी जरूरत बहुत ज्यादा पड़ती है, ओके। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस टॉपिक का नाम है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इंट्रोड्यूस हो चुकी है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। उसके बाद नेक्स्ट यूनिट होगी थर्ड, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो करंट के इफेक्ट स्टार्ट हो चुके हैं। इफेक्ट में पहला इफेक्ट है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, ठीक है, वो आप देखिए चैप्टर की हमने जो स्टार्टिंग की थी उस पर हम वापस जाते हैं। देखो भाई, जहां से हम लोग स्टार्ट किया था हम लोगों ने करंट इलेक्ट्रिसिटी, बिल्कुल एंड में हम जब पहुंच रहे हैं चैप्टर के, तो एंडिंग हम उसी डायग्राम से कर रहे हैं जिससे हमने स्टार्टिंग की थी, ठीक। देखिए कंडक्टर, इस कंडक्टर को कनेक्ट किया है सेल से बैटरी से, ठीक है। अब आप पढ़ रहे हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। हमने यहां पर करंट इंट्रोड्यूस कराई थी, आप डायग्राम देखें पहले वीडियो में जब करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट हुई है यही डायग्राम बना हुआ है, ठीक है। एंडिंग हम इसी डायग्राम से कर रहे हैं, ठीक। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट क्या, ध्यान से सुनिए। वो सारी चीजें मैं दोबारा बोल रहा हूं। कंडक्टर जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं, ठीक है, और ये रैंडमली
ब्राउनियर मोशन जिगजैग फॉर्म में मूव करते रहते हैं जब इसके साथ बैटरी नहीं लगी होती है। ठीक है, फ्री है, आपने हिलाया, टेम्परेचर बढ़ गया कंडक्टर का, ये मूव कर जाते हैं, बट गैस मॉलिक्यूल्स की तरह मूव करते हैं क्योंकि कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती, इसलिए करंट सेटअप नहीं होती है। जब आप इस कंडक्टर को कनेक्ट करते हैं किसी सेल या बैटरी के साथ, ये बैटरी या सेल इस पूरे सर्किट में इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप करता है। इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में इलेक्ट्रिक फोर्स फील करता है। ये इलेक्ट्रिक फोर्स इतना सफिशिएंट होता है कि इन इलेक्ट्रॉन्स को मूव करा देता है। अब जब ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं तो आपको पता है कि उस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन्स आपस में कोलाइड करते हैं, टकराते हैं, एज वेल एज पॉजिटिव आयन से टकराते हैं। उसी से कंडक्टर में रेजिस्टेंस क्रिएट होता है, उसी से कंडक्टर में रेजिस्टेंस क्रिएट होता है। ठीक है, अब जब ये टकराते हैं तो टकराने में ये अपनी एनर्जी खोते हैं। एनर्जी इनको कहां से मिली थी? बैटरी से मिली थी। अब ये एनर्जी खोते हैं, जो एनर्जी खोते हैं वो हीट में कन्वर्ट होती है। किसमें कन्वर्ट होती है? हीट में कन्वर्ट होती है। अब इलेक्ट्रॉन ने टक्कर खाई और टक्कर खाने के बाद इसके पास जो अमाउंट ऑफ एनर्जी थी वो हीट में कन्वर्ट हो गई। अब इसके पास जो अमाउंट कम हुआ वो कहां से रिलीज हुआ? बैटरी से रिलीज होता। ठीक है, फिर टकराया, फिर अपनी एनर्जी खो दी, उसके बाद देन फिर बैटरी से इसको अमाउंट मिल गया। इलेक्ट्रॉन का कुछ नहीं बिगड़ता है, किसका बिगड़ता है? बैटरी का। लॉस किसका हो रहा है? बैटरी का। ठीक, तो अब आप देखिए यहाँ पर बैटरी डिस्चार्ज हो रही है और बैटरी की एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो रही है? हीट की फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है। इसका मतलब अगर इस कंडक्टर के क्रॉस चार्ज फ्लो कराना है तो चार्ज फ्लो कराने के लिए एफर्ट्स कौन डाल रहा है? सेल डाल रहा है। वर्क कौन कर रहा है? सेल कर रहा है। तो सेल को इसमें चार्ज फ्लो कराने में जो वर्क करना पड़ रहा है वो कन्वर्ट हो रहा है हीट में। किसमें कन्वर्ट हो रहा है? हीट में। दैट मींस work done by the cell to maintain the charge q across the conductor is converted into heat। ठीक, अगर आपने न्यूमेरिकली इसके अकॉर्डिंग इस कंडक्टर के क्रॉस हीट का प्रोडक्शन फाइंड आउट करना है तो आप वर्क एवेलुएट कर दीजिए। जो सेल कर रहा है ये वर्क ही हीट में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, अब आप देखिए कोई आपसे पूछे व्हाट इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, आपका आंसर होगा व्हेन करंट इज अलाउड टू फ्लो थ्रू द कंडक्टर हीट इज डेवलप्ड अक्रॉस इट, phenomenon is called heating effect of current। बट आप सीनियर क्लास में हैं तो डेवलप क्यों हो रही है हीट वो आपको पता होना चाहिए, टक्कर से, कोलिजन से। अब कोलिजन से इलेक्ट्रॉन एनर्जी खो रहा है वो बैटरी से मिलती है। दैट मींस अगर इस कंडक्टर में चार्ज q फ्लो कर रहा है और पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी ने b क्रिएट किया हुआ है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ब्रांच के अकॉर्डिंग यहां जो वर्क करना पड़ेगा दैट वर्क डन bq के इक्वल हो जाएगा। अब आप देखिए वर्क डन बाय द सेल टू मेंटेन द चार्ज q इन बिटवीन द 2 पॉइंट्स कंडक्टर के अक्रॉस कितना हो जाएगा? bq। चैप्टर चल रहा है करंट इलेक्ट्रिसिटी जिसमें आप फोल्ड कर चुके हो b को IR में और q को IT में। यहां से W इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। ये जो वर्क हुआ है बाय द बैटरी यही हीट में कन्वर्ट हुआ है। Q इज इक्वल टू W इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। इतनी हीट प्रोड्यूस हुई है इस कंडक्टर के अक्रॉस। ठीक, और जो आप इलेक्ट्रिसिटी बिल देते हैं इसी वजह से देते हैं। अगर आपको निकालना है पावर लॉस तो पावर लॉस आएगा W/T विल बी इक्वल टू I स्क्वायर RT/T इज इक्वल टू I स्क्वायर R। अब अगर हम I को कन्वर्ट करते हैं B/R में तो B स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर इनटू R, ये रिजल्ट आ जाएगा B स्क्वायर अपॉन R। अगर आप R को कन्वर्ट करते हैं B अपॉन I में इन दिस कंडीशन ये रिजल्ट आ जाएगा B इनटू I। मींस किसी भी सर्किट में जो पावर लॉस है उसका फार्मूला आ गया P इज इक्वल टू B स्क्वायर अपॉन R इज इक्वल टू I स्क्वायर R इज इक्वल टू B इनटू I। ठीक है, I स्क्वायर R B स्क्वायर अपॉन R B इनटू I। अब क्वेश्चन में कौन सी सर्कमस्टेंसेस हैं उसके अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट यूज करना है। हीट फाइंड आउट करने के लिए किसी भी कंडक्टर में एज वेल एज किसी भी कंडक्टर से जो पावर लॉस हो रहा है उसके लिए आपने फार्मूला यूज करना है। ठीक है, अगर ये सिलेबस से बाहर की बात हो रही है तो सिलेबस इससे पहले इसके बाद फोर्थ यूनिट आएगी। फोर्थ यूनिट है अल्टरनेट इंडक्शन एंड एसी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट, जिसमें हम लोगों ने पावर एवेलुएट करनी है। अब पावर एवेलुएट करनी है तो पावर का कोई नया फार्मूला बन के नहीं आएगा। पावर के लिए आप यही फार्मूला यूज करेंगे जो लिखा हुआ है दैट इज इक्वल टू V² अपॉन R I² R और B इनटू I। ठीक, दैट इज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट
छोटा सा टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक, इसको आपने करना ही है। और इस सिलेबस से बाहर लिखा हुआ है, अंदर लिखा हुआ है, मत सोचिए। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट आपको आना चाहिए, छोटी सी बात है, ठीक है। लिमिटेड वर्ड्स के अंदर आपके सामने है टॉपिक, ठीक। अब आप देखिए करंट इलेक्ट्रिसिटी इस टॉपिक के साथ कंप्लीट होती है, ठीक। आप इतना पढ़ लीजिए, क्वेश्चंस आपके थोड़े से इस चैप्टर के अंदर कम हुए हैं, टेक्स्ट मैंने आपको करा दिया, ठीक है। अब आप देखें कितने मिनिमम वर्ड्स में और कितने वीडियोस के अंदर आपकी करंट इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीट हो चुकी है। अगर आप इतने सारे वीडियोस को कवर करते हैं तो चैप्टर आपका 95% कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब आपने सिर्फ क्वेश्चंस लगाने हैं, ठीक, कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएगा। बट वीडियो को ढंग से देखिए, जब आप देखें तो कॉपी और पेन लेके बैठे, ठीक है भाई। अब आप देखें यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, कहीं भी सर्किट में जैसे ही ब्रिज आएगा, ब्रिज बैलेंस दिखेगा, ब्रिज बैलेंस दिखेगा, तो अब ध्यान रखिए सर्किट में जिस ब्रांच में करंट फ्लो नहीं करेगी, जिस ब्रांच में करंट फ्लो नहीं करेगी वो ब्रांच सर्किट में कंसीडर नहीं होगी, ठीक है, उसको आप सर्किट में कंसीडर नहीं करोगे। अगर कहीं ब्रिज बैलेंस हो, चलिए क्वेश्चन देखता हूं, एक क्वेश्चन मैं आपके सामने लिखता हूं, ठीक है, क्वेश्चन लिखता हूं, फिर आपको बात समझ में आएगी। तो देखिए व्हीटस्टोन ब्रिज पर मैं आपके सामने एक डायग्राम बनाता हूं। देखिए भाई, इन द गिवन डायग्राम फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। क्वेश्चन है हमारा, इन द गिवन डायग्राम फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ठीक। देखिए ये डायग्राम, ठीक। अब आप देखिए 4R 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 4R। हम आपसे पूछें ए और बी के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताइए, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताइए ए और बी के बीच। अब आप इसको जब ऐसे ए और बी के बीच में जब देखिए ये जो सर्किट बना हुआ है, थोड़ी देर के लिए अपने आप को इलेक्ट्रीशियन समझ लीजिए और आप तार पकड़ेंगे, तार है ये जो रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, रेजिस्टेंस को आप नॉर्मल पैन का डायग्राम मत मानिए, दिमाग में इमेजिन करिए वायर जुड़े हुए हैं और इस वायर में ये 4 रेजिस्टेंसेस हैं। अगर आप इस वायर को पकड़ के ऐसे खींचोगे, ए और बी पर आप इसको खींचोगे तो डायग्राम कन्वर्ट हो जाएगा सीधे सीधे ब्रिज फॉर्म में, ठीक है भाई, ए एंड बी। अब आप देखिए सारे 4 आ रहे हैं, ठीक, ये भी 4 आ रहे हैं। अब आप जब इसको खींच दोगे तो इसकी कंडीशन ऐसी बन जाएगी, अब इसकी कंडीशन ऐसी बन जाएगी, तो अब आप देखें यहां पर, ठीक है, ये रेशियो आपस में इक्वल है। अब ये रेशियो अगर इक्वल है तो ब्रिज बैलेंस हो गया। जब ब्रिज बैलेंस हो गया तो करंट इस रास्ते पर, अगर यहां पर कोई सेल जोड़ते हो, ये इमेजिन करिए दिमाग में जो ओपन एंड्स होते हैं, उन ओपन एंड्स पर आप एक सेल इमेजिन किया करिए, ठीक है। अब यहां पर आपने एक सेल इमेजिन किया तो जैसे यहां पर करंट आगे बढ़ेगी, यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, करंट ऊपर से निकलेगी, तो ये रेजिस्टेंस सर्किट में कंसीडर नहीं होगा। अब ये कंसीडर नहीं होगा, अब आप देखिए ये दोनों सीरीज में और ये दोनों सीरीज में, क्योंकि यहाँ जो करंट है वो दोनों में सेम जा रही है और यहाँ जो करंट है दोनों में सेम जा रही है। अब ये दोनों किस में हो जाएंगे, दोनों सीरीज में, तो कितना हो गया R डैश 4R plus 4R is equal to 8R, R डबल डैश अगेन 4R plus 4R is equal to 8R, ठीक है। उसके बाद ये कॉम्बिनेशन और ये कॉम्बिनेशन आपस में आ जाएगा पैरेलल में, 1 by R ट्रिपल डैश 1 by 8R plus 1 by 8R, ठीक, that is 1 by R ट्रिपल डैश 2 by 8R और R ट्रिपल डैश इक्वल टू 8R by 2 will be equal to 4R, ठीक। बहुत सारे डायग्राम्स आपको दिखेंगे जिनमें ब्रिज दिखाई देगा, वो ब्रिज बैलेंस हो रहा होगा। अगर ब्रिज बैलेंस हो रहा है तो उस कंडीशन में उस आर में, ठीक है, जहां पर पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो रहा है, करंट फ्लो नहीं करेगी, जिसमें करंट फ्लो नहीं करेगी वो रेजिस्टेंस सर्किट में कंसीडर नहीं होगा, ठीक है भाई। तो अब आप देखिए इसके साथ चैप्टर आपका कंप्लीट होता है, ठीक है।
आगे हम नेक्स्ट में या तो इसके पूरे कंप्लीट न्यूमेरिकल लेके आएंगे या फिर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या फिर थर्ड यूनिट स्टार्ट करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पेंडिंग में है, ठीक है। देखते हैं हम कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टार्ट करते हैं या फिर थर्ड यूनिट स्टार्ट करते हैं। बाकी आप देखिए मिनिमम वीडियोस के अंदर आपकी सेकंड यूनिट कंप्लीटेड है। ओके, थैंक्स। इसके आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो।